वेलकम बैक। नाज़रीन, एक तरफ खत्ते में जंगी बादल गहरे हो रहे हैं, आलमी सियासत में हलचल है और पाकिस्तान ने तवानाई, बचत और मईशत को सहारा देने के लिए अहम फैसलों का सोचना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी मैदान में भी काफ़ी गर्मा गर्मी जारी है। कौमी सलामती के अहम इजलास, इन कैमरा ब्रीफिंग्स और सियासी बाइकआउट की सियासत ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बदलते आलमी और मौशी दबाव का सामना करने के लिए तैयार है, और क्या सियासत में कौमी मफाद हमेशा सबसे ऊपर रहता है, या फिर सियासी लड़ाइयाँ कौमी एजेंडे को पीछे छोड़ देती हैं। आज बात होगी मईशत, सियासत और कौमी मफाद की। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा है अली बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है PMLN से फ़ाज शफीक, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं बराए यूथ विंग प्रोग्राम के, PM के जो है वज़ीर आज़म के ये कोऑर्डिनेटर हैं। सर आपका भी बेहद शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का भी बेहद शुक्रिया। अली बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सतह के इजलास में पाकिस्तान और खित्ते के हसास उमूर पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन आपकी जमात ने हमेशा की तरह बैकआउट करके सबको हैरान कर दिया। क्या ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ नहीं था आपकी नज़र में कि एक पूरी पार्टी आलमी अमन और पाकिस्तान की सरहदी सलामती के मसाइल से अपने ज़ाती एजेंडे को मुकद्दम आप लोग रखते हैं? और क्या कहेंगे इस हवाले से सर? मतलब ये मौका था कि इस पर भी आप लोग शराइत रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए सना, बात शराइत की नहीं है, बात कौमी मफादात की है। तो कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी पार्टियां करती होती हैं। कौमी पार्टी वो होती है जिसके अंदर आवाम खड़ी होती है। आम 47 की 17 सीटों वालों को बिठा के आप कहेंगे जी कौमी पार्टी है, कौमी मफाद है, ऐसे नहीं होता। रियलिटी को मानना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। और रियलिटी ये है कि क्या ये बेहतर ना होता कि ये अगर पूरे पार्लियामेंट को ये बताते, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उन सब का इस्तेकाक नहीं था कि इन्होंने इन कैमरा क्या ब्रीफिंग देनी थी? सारी दुनिया को पता है, सोशल मीडिया पे सबको पता है, प्रिंट मीडिया पे सबको पता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबको नजर आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि ऐसा कौन सा अंदर इन्होंने जादू का चिराग रखा हुआ था या कोई खुफिया चीज थी जो आपने पहले पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं की? क्या यमन वॉर हुआ था जब तो पार्लियामेंट पूरी को एड्रेस नहीं किया गया? नंबर 1, पहली बात तो ये है। नंबर 2 बात यह है कि हमने कभी शरायत नहीं रखी। हमारे साथ ज्यादती दर ज्यादती हो रही है और अभी से नहीं हो रही, पिछले 4 साल से होती आ रही है। क्या ये ज्यादती दर ज्यादती नहीं होगी कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा लीडर जो है, अवाम को चलाना ना, कौमी मफादात की बात करनी है ना, तो कौम की बात करनी है ना। कौम जिस शख्स के साथ खड़ा हुआ है 3 महीने से पता ही नहीं है उसकी सेहत कैसी है, उससे मुलाकात नहीं हो रही, उसके आंख का क्या मसला है, उसकी हेल्थ इश्यूज क्या है। तो क्या इसमें कोई नाजायज बात थी, गलत बात थी, गैर शरई बात थी, गैर इखलाकी बात थी, गैर कानूनी बात थी, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात थी? तो जवाब है नहीं। सारे का सारा किसके ऊपर आ रहा है बर्डन? हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत। तो ये तो हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था ना। उन्हें कहना चाहिए था ओके जी, हम आपके डॉक्टर्स की प्रिसाई कर देते हैं, आप डॉक्टर आपके जाएं, खान साहब को देखें, अगर तो वो सही है, अगर तो वो साफ क्लीन हैंड से बैठे हुए हैं, अगर तो उनके दिलों के अंदर चोर नहीं है, तो उनकी जगह मैं होता, आप होता, तो यही कहता कि ओके फाइन जी, डॉक्टर्स ने जाके देख के आए। जैसे डॉक्टर आसम जरदारी साहब को देखने जाता था, जैसे डॉक्टर अदनान जो है वो नवाज शरीफ साहब को देखने जाता था, फाइन, ताकि दुनिया के सामने सारी चीजें क्लियर हो जाती, इनको किसी भी चोरी के पीछे छुपना ना पड़ता, इनको झूठ का सहारा ना लेना पड़ता। तो जब ऐसी चीज आ जाती है ना सना, तो फिर उसके प्रिकॉशंस या उसके रिजल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। अब आपको कौमी सलामती की याद आई क्या, जब वज़ीर आज़म ने जाके बोर्ड ऑफ पीस पे साइन करके आया, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पे, क्या इसने कैबिनेट को साथ बात की? कैबिनेट की बात करूँ, इनकी अपनी बात करूँ, क्या इन्होंने उस टाइम हुकूमत या अपोजिशन में पार्लियामेंट में डिस्कस किया? क्या इनको शरायत कवायद जो ज़वाबित जो उससे बनने से पता थे? नहीं थे ना। इन्होंने खुद जाके डिसीजन लेके आया। आपको वो किस हैसियत में ये गए, किस तरह इन्होंने उसमें बैठा, और आज जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के 8 मुल्क थे, उनमें से 7 मुल्क जंग में इन्वॉल्व हैं, 1 मुल्क छोड़ के। तो बात यह है कि आप क्या करके आए हैं, आपकी क्या डिसीजन रही है, आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी रही है। आपने अपने तौर पे जो डिसीजन दिए सबके सब आज पता चला लेकिन कि गलत कतई कलामी की माज़रत चाहूंगी अली बुखारी साहब, लेकिन आप मेरी बात, आपने किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपका जो है वो ये करैक्टर है, इसलिए आप एक वर्ड यूज किया कि हस्बे मामूल PTI शामिल नहीं हुई। तो मैं कहूँगा हस्बे मामूल इन्होंने हमेशा अपने गलत फैसले किए, अकेले फैसले किए, अपने मफाद के फैसले किए, मुल्क और कौम और अवाम के फैसलों को कभी तरजीह नहीं दी। तो हम किसी उस फैसले में शामिल नहीं हो सकते जो मुल्क, कौम, अवाम, पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगी। इनकी अपने जाती मफादात के फैसले थे, जाती। लेकिन अली बुखारी साहब, इसी इन कैमरा ब्रीफिंग के अंदर दीगर जमातें भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, GIFA मौजूद थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मौजूद थी, ठीक है। तो सर वो भी तो मौजूद थी और उन्होंने भी अपने मशवरे दिए, और जिनको वज़ीर आज़म साहब ने सराहा भी,
और उस पर शुक्रिया भी देंगे, तो क्या ही अच्छा होता कि आप लोग भी उसमें शिरकत कर लेते, आप भी उस ब्रीफिंग का हिस्सा बन जाते, तो कभी तो सर थोड़ा सा अपनी जी इससे बेहतर हो जाता है, इससे ज्यादा अच्छा हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना 2 कदम आगे बढ़ा के कहते हैं जाएं, हम डॉक्टर्स भेज रहे हैं, उनकी बहनों को भेज रहे हैं, खान साहब को मिल के आ जाए। सर वो वाला मामला तो देखें सर, मैं अभी फवाद शफीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन वो मामला तो अलीमा खान साहबा की वजह से और आपके अंदर की पार्टी के प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो खटाई में पड़ा है ना सर। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपको एक चीज बिल्कुल रियलाइज करनी चाहिए कि इवन एंड अदरवाइज इतने झूठ कूड़, इतने गलत जुडिशियल ऑर्डर लेके, काजी फायजी साहब जैसे बंदे से ऑर्डर लेके ईसीपी आज तक बैठी हुई है, इसके बावजूद 100+ MPs पीटीआई के बैठे हैं पंजाब में, इसके बावजूद 93 MNAs बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली के अंदर, इसके बावजूद केपी में हमारी हुकूमत है, इसके बावजूद सिंध के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इसके बावजूद बलोचिस्तान में, जीबी में और कश्मीर में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो 265 सीटों से इलेक्शन लड़ी, और आप बाहर करके कहेंगे अंदर 3 सीटों वाला बैठ गया, टांगा पार्टी बैठ गई। उनका होना ना होना क्या मैटर करता है? वो तो कल एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे मीडिया पे बैठ के। ठीक है अली बुखारी साहब, मैं जरा फवाद शफीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। फवाद शफीक साहब, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई के बार बार बाइकॉट और इल्जामात ने हुकूमत की जो सिक्योरिटी है और जो सियासी जो तैयारी है उसको कमज़ोर किया है और अवाम में एतमाद की कमी पैदा की है? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सना आपका। बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता चलूं कि अगर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, तो मेरा मुल्क है तो मैं हूँ। एग्जैक्टली। मेरी पार्टी मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, मेरा मुल्क मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नंबर 1 मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली, और ये पूरे PMLN के हर वर्कर, हर लीडर का यही स्टांस है। मेरा लीडर पाकिस्तान के बाद है, पहले मेरा पाकिस्तान है। नंबर 1 मैं ये सारी बातों की एक बात क्लियर करता चलूं। मेरे भाई की बात मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा था, तो इनको भी चाहिए कि थोड़ा इत्मीनान से बात सुने और फिर अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि पीटीआई वाले अक्सर ना बीच में इंटरप्ट करते हैं क्योंकि सच्ची बात सुनने का शौक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि फॉर्म 47, फॉर्म 45 ये देखिए, वो तो अपनी बात मुकम्मल करें। अली बुखारी साहब तो फॉर्म 45 बेसिकली सना मैं आपको बताऊं, फॉर्म 47, 45 जो बार बार देखिए, अच्छा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। मुझे एक बात बताएं कि ये वही इलेक्शन है जिसको आप जाली कह रहे हैं, और आपकी केपीके में वो बनी हुई है हुकूमत, आपके इतने सारे मेंबर्स असेंबली में बैठे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि तुम गलत हो तो फिर आप भी गलत हैं। अगर आप रिजाइन करते हैं सारे MNAs, सूबाई असेंबली जो केपीके की इनकी बनी हुई है उसको ये डिसॉल्व करते हैं, तो उस दिन मैं मान लूंगा कि हाँ शायद कोई ना कोई इशू हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर आप अपने मजे पूरे ले रहे हैं मराठों के, अपनी अय्याशियां पूरी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि तुम गलत हो हम सही हैं, सेम इलेक्शन, तो ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। नंबर 1 अगर आप रिजाइन करेंगे तो फिर आपकी बात शायद सुनी भी जाए। नंबर 1 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भाई को शायद नॉलेज नहीं है कि जब पीस ऑफ बोर्ड में प्राइम मिनिस्टर साइन करके आए थे ना, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने पहले कैबिनेट से अप्रूवल ली थी, कैबिनेट से डिस्कशन किया था। ये भाई को नॉलेज, मैं कहता हूँ कि पीटीआई वालों को थोड़ा पढ़ लिख के और सुना के आना चाहिए ताकि उनकी नॉलेज हो। का निशाना बनाया गया था कि अभी हम लेट मी कंप्लीट ना, मैं सारी चीजों को गैदर कर रहा था, अब मैं अपना जवाब दूंगा और उसके बाद आप उनसे भी जवाब ले लीजिएगा। तो पीस ऑफ बोर्ड में पीएम ने पहले कैबिनेट को अंडरस्टैंडिंग में लिया, उसके बाद काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये कह रहे हैं फॉरेन इनकी क्या पॉलिसीज है, तो फॉरेन पॉलिसीज पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आवाम देख रही है कि जितने बैक टू बैक डेलीगेशंस डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान आए हैं, ज्वाइंट वेंचर्स होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हर महीने 4 मुल्कों का दौरा करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं। हम इनकी तरह नहीं थे कि कशकोल लेके घूमते रहे और बोले हमें फंड दे दो। हम कहते हैं कंट्रीज को कि हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करो। इसका ये मैं झूठ तो नहीं कह रहा सना, ये तो सारी दुनिया देख रही है कि इतने दौरे हिस्ट्री में नहीं हुए। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब 10 साल चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उनके फॉरेन अटैचमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, और शहबाज साहब को जो शहबाज स्पीड नाम दिया था ना, वो चाइनीज ने दिया था। तो हर कंट्री वो भी देख रही होती है कि कौन से पॉलिटिकल लीडर्स बेहतर है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर है जिनके साथ हम लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। इनकी तो मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, अल्लाह माफ करे। पीटीआई पीपल्स पार्टी से लोग उठा लिए, पीएमएलएन से लोग उठा लिए, अपने सीट दे के इलेक्शन लड़वा लिए। अच्छा, 2018 का इलेक्शन इनको याद नहीं है? 2018 में इनकी क्या मेजॉरिटी थी और ये किस पोजीशन में आए थे? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुल्क सबसे पहले है, मेरे लिए भी,
आपके लिए भी। लेकिन माजरत के साथ आज मैं ये ओपनली कहता हूं कि पीटीआई के लिए उसका लीडर पहले, उसका मुल्क पहले नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं हमेशा कि ये मुल्क की दुश्मन है। अगवानियों के ऊपर ऑपरेशन करने से अच्छा है इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए जो बैठ के आपके मुल्क की जड़ें काट रहे हैं। आप छोड़ दे सारे पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस। आपको तो अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मरियम नवाज बंद, नवाज शरीफ बंद। ओ भाई, बाप बेटी को जेल के अंदर नहीं मिलवाया जाता था। आप बात कर रहे हैं बाहर से लाके लोगों को मिलवा दें। उनकी बहन को अलाउ किया, उनके बेटों को बोला है कि आए मिले, तो क्यों दूसरों को मिलवाए ताकि अंदर बैठ के साजिशें हो मुल्क के खिलाफ? ऐसा नहीं होगा। स्टेट अपना रिट कायम करेगी और जो स्टेट के खिलाफ काम करेगा। सना, आपको याद होगा, मैं आपको वीडियो भेजता हूं, वो चलाइएगा। अडियाला जेल के बाहर बैठ के इन्होंने पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के खिलाफ नारे लगाए। आप मुझे बताएं, ये अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? मैं कहता हूं इनके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए। और अगर ये इंसान के बच्चे नहीं बनते, मुल्क के खिलाफ है, तो इनको भी उस तरीके की इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि अगली दफा कोई मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात न करे। ठीक है, पॉइंट टेकन। अली बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी इरफान शफी साहब की। सर, बानी पीटीआई के हुकूक की आप लोग बात कर रहे हैं, फैमिली मुलाकात की बात कर रहे हैं और अस्पताल मुंतकिल करने जैसे मुतालबात की आड़ में आप लोग ने कौमी एजेंडे को पीछे नहीं धकेल दिया? आपको नहीं लगता क्या ये ज़ाती पॉइंट स्कोरिंग नहीं है? क्या आप पाकिस्तान के मफादात को सियासत से कमतर समझ रहे हैं? क्योंकि सर, हमने ये भी देखा कि क्योंकि देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज हमारी रेड लाइन है। उस रेड लाइन को तो क्रॉस करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती ना। तो सर, पाकिस्तान सबसे पहले, उसके मफादात पहले, फिर बाकी चीज़ें तो बात की बात है ना। मैंने आपकी बात भी बड़ी तसल्ली से सुनी और अपने भाई की बात भी बड़ी तसल्ली से सुनी और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। जो आप रेड लाइन कह रही हैं, ये रेड लाइन क्या मेरे पे लागू होती है? किधर किया? वो डॉन लीग्स किसकी थी? वो डॉन लीग्स वो किसके थे? मेमू गेट। वो कौन थी पीपल्स पार्टी जिसने 4 अगवा और वो उसका केसेस थे? कौन था वो जिसने परवेज मुशर्रफ के जहाज को अगवा किया था और पड़े फेंक के आ गया? कौन था वो जिसने खलाई मखलूक और क्या क्या नाम रखे थे? कौन था जिसने चावला को इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिए थे? कौन था जिसने इंग्लैंड में जाके स्टेटमेंट दी थी यूके में फौज के खिलाफ? नवाज शरीफ था वो, और कोई नहीं है। और दूसरी बात आप जरा सुन लें बड़ी तसल्ली से, मेरे भाई के पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। हमने तो एक जिसे कहते हैं जरा को भी इन्वॉल्व करके उसको भी देखा हुआ है। मसला ये है कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का। जब मई में इंडिया की जंग आई, मैं जेल के अंदर मौजूद था उनके साथ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनको बुला के वहाँ पर मीडिया से कहा था कि मैं सारी कौम को कह रहा हूँ अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, मोदी के खिलाफ खड़े हो जाओ। आज की डेट तक, आज 6 तारीख है, 6 मार्च, मुझे नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट दिखा दें ऑन रिकॉर्ड, जो बड़े मोहब्बल वतन बनते हैं और जिनके लोग गीत गा रहे हैं बैठ के। भाई मेरे एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे, आज तक नहीं आई अभी तक मोदी के खिलाफ, नहीं आई पाकिस्तान आर्मी के फेवर में, नहीं आई पाकिस्तान के हक में, नहीं आई मोदी के खिलाफ जंग के ऊपर। जाकर चेक कर ले, जरा तसल्ली से चेक कर लीजिएगा और मिली तो मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी सलाह करूँ नेक्स्ट प्रोग्राम। बाकी रहेगी, इन्होंने कहा जी गजा पीस के ऊपर कैबिनेट को लिया था, मेरे साथ कई प्रोग्राम में इनके मिनिस्टर बैठे हुए थे, उन्होंने ओपनली प्रोग्राम्स में कहा कि जी हमें तो पता नहीं था, वहां जाके जो कुछ भी हुआ साइन हुआ। पता नहीं कौन सी ये स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं या इनको पार्टी बताती नहीं है या इनके पास क्या नॉलेज है क्या नहीं है। तीसरी चीज, इनके कहने या ना कहने से यहाँ पे एक्शन तो नहीं हो सकता, इनकी तो जमानतें जब्त हुई हुई है। मैं इस्लामाबाद से जीत के बैठा हूँ 50,000 वोट से। किधर है वो बंदा जिसको आपने जिताया था? कभी देखा है मीडिया में? कभी पब्लिकली देखा है? कभी आपने जो मार्केट साहब जनाजे शादियों में कभी देखे हैं? चोरों की तरह चुपते फिर रहे हैं, गार्डों के बगैर, स्कॉटों के बगैर तो बाहर नहीं आ सकते। और ये कहते हैं हम कौमी सलामती की बात करेंगे। कौम ही नहीं मानती आपको तो कौम की सलामती कहाँ से आ गई? तीसरी बात, मेरे भाई ने कही बड़े आराम से 2018 में क्या हुआ था भाई, जरा चेक कर लीजिएगा। 2018 में टोटल 18 पिटिशंस फाइल हुई थी पूरे पाकिस्तान से। आज जो है 300 प्लस पिटिशंस फाइल हुई हैं, 300 प्लस पिटिशंस पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, जरा जाके चेक कीजिएगा। और वैसे 2013 भी ज्यादा दूर नहीं था, 4 हल्के खुले थे, 5 हल्के, 5 में आपके लोग जीते हुए थे, 5 में दानली साबित हुई थी और निकले थे आप। तो ऐसी चीज मत करें। जो मरियम बीबी ने जेल काटी है, 30 दिन जेल काटी है। मरियम बीबी जो है पॉलिटिकल खातून है, ऑफिस होल्ड करती थी। आपके मियां नवाज शरीफ साहब जो रहे, उनके जरा जाके कोट लखपत को जेल में जरा उनका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा टेस्टेड कॉपी मंगवाएं कोट लखपत जेल के रिकॉर्ड की। इस सुबह दिन को 100 बंदे का लंच होता था। बिलावल भुट्टो जरदारी से लेके हर पॉलिटिकल वर्कर की उनसे मुलाकात होती थी, पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात होती थी, खाने घर से जाते होते थे और उनके एसी लगे हुए थे कमरों में। जरा जाके देखिएगा, रिकॉर्ड मंगा लेना, रिकॉर्ड की बात, ठीक है? तो हमने नहीं की। और हमारे दौर के पर्चे इनके पीछे से विरासत में आ रहे थे। हदीबिया मिल के केसेस हमारे नहीं थे। एनसीए ने चोरी हमारी नहीं पकड़ी थी, नवाज शरीफ साहब के बेटे की पकड़ी हुई थी। मरियम बीबी को हमने नहीं कहा था, तना बुच्चा के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा था मेरी पाकिस्तान में, इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं, हमारा इसमें क्या लेन देन भाई। डॉन जो उसमें आपके
अली बुखारी साहब, लेकिन क्या ही अच्छा हो, ये मैं आपसे भी कहूंगी और ये मैं नून लीग से भी कहूंगी, क्या ही अच्छा हो कि ये सर, क्या ही अच्छा हो कि अगर ये इल्जामात की सियासत को आप भी और नून लीग भी हुकूमत बाला तारीके से पाकिस्तान का सोच लें सर, पाकिस्तान की बात कर लें, उसकी सालमत की बात कर लें। जी सर, ना मेरी बात जी जी अली बुखारी साहब बोलिए। यही कह रहा हूँ कि हमने तो पाकिस्तान ही की बात की और मैंने आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट जेल में रहते हुए अपने लीडर के दिखाई और इनके बाहर फिरते हुए कबूतर उड़ाते हुए लीडर साहब जो है ना, उनकी स्टेटमेंट आज तक रिकॉर्ड पे नहीं आई हुई है। हमने कौमी सलामती की बात की ना, हम ही आगे बढ़े हमेशा। ये कब आगे बढ़े? इनमें अगर ज़र्फ होता, मुल्क से प्यार होता, अपनी झूठी ये जो 17 सीटों की हुकूमत है इसके ख्याल ना होता। सर अली बुखारी साहब, आप ये बात कर रहे हैं, नून लीग ये कहती है कि जब ये एपीएस का वाकया हुआ, इतने मासूम बच्चे मर गए, तो सर आपके बानी ने जाके निकाह करने में, उस वहां पे शादी में मसरूफ थे, तो सर ये तो इल्जामात हैं, इल्जाम है। ये गलत बयान कर रहे हैं। देखिए गलत बयान ही कर रहे हैं। हमारे लीडर इमरान खान था जिसने धरना खत्म किया था यहाँ पर 114 दिन का, 126 दिन का। इनको गलत फहमी है, ये किसी और जगह पे है। निकाह किया था भाई, कुछ और नहीं किया था। निकाह करना नहीं सर, टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग के सर, उससे इतना बड़ा सानिया हो गया और आपके जो बानी है वो शादी अपना निकाह में मसरूफ थे और अलीमा बीबी जो है वो बकौल हुकूमत के, नून लीग के, कि वो शादी की जो है वो लिफाफे इकट्ठा करने में मसरूफ थी। देखिए हुकूमत तो कहती रहती है इनके अल्ले पल्ले तो है कुछ नहीं, अवाम से रिजेक्टेड लोग हैं, बाहर जा नहीं सकते, हारे हुए लोग हैं, शर्मिंदगी इनके पास है। इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट्स की हुई है, इनके पास है क्या? मुझे ये बता देना, पब्लिक के लिए है क्या इनके पास? ये नहीं कहते बाहर निकले जरा। मैं तो आपको इस्लामाबाद की मिसाल दे रहा हूँ ना, पीसफुल शहर है, कहीं जरा 3 MNA आपने बिठाए, आपको कहीं जरा बगैर स्कॉटों के बाहर लोगों में तो जाए ना यार, जा ही नहीं सकते, हारे हुए लोग हैं और इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन पे कोई क्रेडिबिलिटी इनकी चैलेंज नहीं करना चाहिए, इनकी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क की मफाद में है क्योंकि ये तीसरी नस्ल जा रही है और मुल्क को यहाँ पहुंचाने में अगर किसी का हक है या हकदार है तो वो यही लोग हैं, क्योंकि तीसरी नस्ल जाने के बाद भी आज वैसे मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, जो भाई मेरे ने कही थी मशीयत की बात, भाई 4 साल में ना $1 चेक कर लीजिएगा, टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, MOU साइन हुए और पता नहीं क्या क्या भाई बात कर रहे थे, $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड पे नहीं लगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते फाश शफीक साहब से। फाश शफीक साहब, पूरी बात कर ले, रेमिटेंस है पाकिस्तान में और IMF से कर्जा आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तारीख में 47 से लेकर आज तक अली बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा का ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा तमाम लोगों को, उन्होंने कहा रेमिटेंस नहीं भेजे आप। मेरी बात सुन लेना जरा एक मिनट, अब बात पूरी होने दिया कर फिर क्वेश्चन कर लिया कर। 26 दफा पाकिस्तान में आज तक IMF प्रोग्राम आया 1947 से आज तक, और 26 दफा में से ना 19 दफा ये बड़े भाई और छोटे भाई के दौर में आया, बाकी डिक्टेटर्स के दौर में, हमारे दौर में, बाकी पार्टियों के दौर में 7 दफा आया। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी है कि उधार लेके मुल्क चलाया और उन्होंने यहाँ तक बेड़ा गर्क कर दिया। तीसरी नस्ल आ गई है। अभी भी ये आलम फाजल अरस्तू मिल के भी क्या किया इन्होंने, 10 अरब की भी ये बेच दी, 11 अरब का बीबी मरियम बीबी जहाज लेकर आ गई। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मुहिबुल वतन लोग हैं यार, आफरीन है इनके ऊपर जी। फाश शफीक साहब सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिए सर। वो तो वही वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोग मुहब्बे वतन होने का दावा कर रहे हैं, आप मुल्क की सालमियत की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी IMF से जो है आप लोग कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, $1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं आई पाकिस्तान में। प्लस इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत इस मौके पर जो कौमी एजेंडे को मजबूत करने के लिए PTI को साथ बिठाने में नाकाम रही है, या आपने भी जो है नर्म हिकमत अमली अपनाई है, क्या कहेंगे फाश शफीक साहब? एक ऐड कर ले मेरा, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, भाई की सुन ले कुछ कहना चाहिए, कुछ जी जी पहले ऐड कर ले मुझे, मैं कह रहा हूं जी के दोस्तों। अली साहब आप बोले अली साहब, मैं आपको जवाब दूंगा अपने टाइम पे, आप बोले। मैं नहायत अदब से गुजारिश है, 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में, चेक करके बात कर रहा हूँ, तसल्ली कर लीजिएगा। 45 मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग शेल, इंक्लूडिंग टेलीनॉर, इंक्लूडिंग लेबर ब्रदर्स, जॉनसन एंड जॉनसन जा चुकी हैं पाकिस्तान से। ये 4 साल की कर देगी, इस पे भी जरूर रोशनी डालिएगा। ठीक है, उसमें रोशन फिर मैं वापस आऊंगी तो आपसे पूछूंगी कि KPK में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से आप लोगों की हुकूमत है, वहां पे आप लोगों ने कितने हॉस्पिटल्स नए बनाए, वहां पे आप लोगों ने कितने नई यूनिवर्सिटीज बनाई, वहां पे कितने नए स्कूल्स बनाए, वहां पे आप लोगों ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इससे भी, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी। फाश शफीक साहब कमेंट कीजिएगा काइंडली। देखिए मेरे भाई, मैं बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन देखिए मैंने अपनी पूरी बात में ना इमरान खान साहब की जाती या उनको कोई गलत अल्फाज से इस्तेमाल नहीं किया, और ये कंटिन्यू अपनी डिस्कशन के अंदर मैं चाहता इंटरप्ट कर देता कि कबूतर उड़ाते लीडर ये वो, तो ये जो तरबियत है ना, ये हमारी पार्टी ने हमें सिखाई है, और अगर ये अब इस तरीके की बात करेंगे तो मैं इनको ऐसा जवाब दूंगा कि शायद इनको रात को नींद भी ना आए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लीडर के खिलाफ मैं नहीं सुनूंगा, ना मैंने आपके लीडर के खिलाफ कोई गलत बात की है, नंबर 1। नंबर 2
कि ये बात कर रहे हैं 2018 की कि मरियम बीबी ने बयान दिया, नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया और उनके खिलाफ बयान दिया जो आपको सहूलतकारी कर रहे थे फैज हमीद, जो कि आज जेल के अंदर मौजूद है, जो स्ट्रेट अवे आपको और आपके लीडर को सहूलतकार थे आपके, और फौज के अंदर इंतशार फैलवाया, मुल्क के खिलाफ काम किया उन्होंने। आज उनको इबरतनाक सजा मिल रही है। ये पूरी दुनिया के सामने कि फौज ने अपने अंदर एहतसाब किया और उनको बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन बनाई कि नजर आए कि अगली दफा कोई इस तरीके की सिचुएशन करते हुए और वो करे। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47, फॉर्म 45, अभी जो बाय इलेक्शन हुए उसमें हम कैसे जीत गए? चलेंगे बोलेंगे पंजाब में आपकी गवर्नमेंट थी, आप इसलिए जीत गए। तो केपीके से कैसे जीत गए हम? एमएनए बाबर नवाज एमएनए कैसे बन गए केपीके से? ये तो मुझे बताएं। ओ भाई, काम करने से इस पाकिस्तान के अंदर अगर कोई वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पीएमएलएन है। जब जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बने, जब जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, या मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, या शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, हमेशा अवाम की सहूलत के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किया है, बातें नहीं की। आप तो मुल्क डिफॉल्ट करके चले गए थे। आपने तो जाते जाते आईएमएफ का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया था, आपको याद होगा सना, इन्होंने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी थी। तो आईएमएफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करता। हमारा मुल्क दिवालिया निकल रहा था, हमने आके उसको स्टेबल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम सर फखर से बुलंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रैटेजी ने, टीम वर्क ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहां उस वक्त भी इनके जो ओवरसीज नाम नेहाद लोग बैठे हैं ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे। तो मेरे भाई, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा और आप अपनी पार्टी में भी ये बोलिएगा, मैंने 2018 में कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा है कराची से, मुझे पता है क्या इलेक्शन था वो। मैंने 24 में भी इलेक्शन लड़ा है कराची से, मुझे वो भी पता है। लेकिन मैं तो अपनी सिचुएशन है ना भाई, हार गया तो हार गया, अब मैं रोता रहूं? अगर आपने उस वक्त, आप कह रहे हैं इतनी पटिशन थी और इस वक्त इतनी पटिशन है, तो क्या आप भी फॉर्म 47 से केपीके में जीते? क्या आपके जितने एमएनए असेंबली के अंदर बैठे वो भी फॉर्म 47 के? तो खुदारा अच्छा हप हप और कड़वा कड़वा तू ना करे, सब रिजाइन करे और फिर आके बोले कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो हम आपकी शायद बात सुन भी ले 2 मिनट को और उसके बाद कोई प्लान कर सकते। तो दोहरा मयार नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम का जो टॉपिक था सना, मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ कि कौमी सलामती के लिए मेरी पार्टी बाद में, मेरा लीडर बाद में, मेरा पाकिस्तान सबसे पहले, मेरा किसी से भी जाती इख्तिलाफ कितना हो, मैं अपने पाकिस्तान के लिए अब बैठूंगा। और ये मैसेज जाता है इंटरनेशनली कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक है। देखिए, माजरत के साथ कि पीटीआई तो किसी के एजेंडे पे काम कर रही है, किसी के एजेंडे पे काम कर रही है। फंडिंग्स कहां से आती है? इनके लोग बैठ के, अब उनकी हलीमा खान साहब रिकॉर्ड मौजूद है ना, मैसेज के रेमिटेंस ना भेजे, तो ये क्या मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद शफीक साहब आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अली बुखारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या हम कौमी मफाद को सबसे ऊपर रख पाएंगे? सियासत अपनी जगह, मफादात अपनी जगह, मगर याद रखना होगा कि मजबूत पाकिस्तानी सबकी ज़रूरत है। आज की बहस यही थी कि फैसले हों या सियासत, जीत हमेशा पाकिस्तान की होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।